वेक्टर्स हो गया था नहीं। अब लिखो न्यूटन्स। ये आपका ना सारा ये इसमें कंबाइंड है नहीं। पार्ट वन में लॉज ऑफ मोशन भी है, वेक्टर्स भी है, अ, और यही है नहीं। नहीं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लिखो जरा। आधा घंटा कराऊंगा, थोड़ा जाना है लेकिन करा दूंगा कल के क्लास के लिए। नो, नीचे लिखो तीन लॉज हैं। देर आर थ्री लॉज ऑफ मोशन। अब एक एक करके समझाता हूं। देर आर थ्री लॉज ऑफ मोशन नहीं। नो, नीचे लिखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये न्यूटन्स का। फिर समझाता हूं, पहले स्टेटमेंट लिख लो फिर समझाता हूं। नो, इससे पहले बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में आपको फोर्स के लिए सिंबल था एफ, और उसको समझाया था। यूनिट क्या था? न्यूटन नहीं। जैसे 200 ग्राम का मोबाइल फोन यहां पे रखा था, नीचे को जितना फोर्स लगा रहा था, नीचे को जितना फोर्स लगा रहा था वो था mg। ये रहा 200 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम किया, जी का वैल्यू 10 लिया, तो ये कैंसिल, ये आ गया था 2 न्यूटन। इसका कंसेप्ट आपको पहले वीडियो में कराया था। 200 ग्राम का फोन हाथ में रखने से जितना फोर्स नीचे को लगा रहा है वो रहा 2 न्यूटन। तो 200 ग्राम का फोन यहां रखने से हाथ ऐसे नीचे तो नहीं हो जाता। सो 2 न्यूटन इज ए स्मॉल फोर्स। अच्छा, 200 ग्राम नहीं रखोगे, 100 ग्राम रखोगे। ये रहा 100 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम किया, जी का वैल्यू 10 लिया, तो ये रहा 1 न्यूटन। तो जिसका मास 100 ग्राम है, आपके हाथ में रखने से नीचे को कितना फोर्स लगा रहा है? 1 न्यूटन। ये क्लियर कर दिया था। मास को नहीं, मास के लिए सिंबल क्या था? एम। बाजार में सामान लेने जाते हैं, 1 किलो देना, 500 ग्राम देना, पाया देना। मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम नहीं, ग्राम भी है। अब इसी को समझाता हूं। आगे स्टेटमेंट लिखो। ए बॉडी एट रेस्ट, कोई भी बॉडी, ए बॉडी एट रेस्ट ट्राइज टू रिमेन एट रेस्ट, कोशिश करता है कि मैं रेस्ट पे रहूं। ट्राइज टू रिमेन एट रेस्ट अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से, unless some external force is trying to make it move। नहीं, बाहर से अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है और पहले रेस्ट पर है, वो चाहता है कि मैं रेस्ट पे रहूं नहीं। दिस इज कॉल्ड इनर्सिया ऑफ रेस्ट। वो जो चीज अभी लिखाया, इसी को कहते हैं इनर्सिया ऑफ रेस्ट। ठीक है। नाउ अगर कोई चीज ही रहा, कोई कार इधर को जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर, मीन्स 1 घंटे में कितना दूर चला जाएगा? 50 किलोमीटर। अगर एक्सेलेटर दबाओगे तब ये बढ़ेगा, एक्सेलेटर से पैर हटा दोगे ये कम हो जाएगा। जब एक्सेलेटर हम दबाते हैं उसके ऊपर फोर्स इधर को लग रहा है, तब ये बढ़ जाता है। जब एक्सेलेटर से पैर हटा देते हैं, पीछे को लगता है, तब ये कम हो जाता है। अगर ये काम नहीं करोगे, ये एक्सेलेटर को नहीं दबाओगे, नहीं उठाओगे, वो ऐसे ही जाएगा। जो चीज अभी समझाया इसी को लिखवाता हूं।
An object in motion an object in motion tries to move with the same velocity in the same direction unless some external force is trying to increase its speed or decrease its speed. बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लग रहा है, वो जैसे जाना चाहता जा रहा है ऐसे ही जाना चाहता है, इसी चीज को कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन. नीचे लिखो, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन. तो पहले आपको समझाया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझाया, नहीं लिखा है ना. फिर अब समझाया इनर्शिया ऑफ मोशन. यही दोनों चीज को इसी के नीचे लिखा ना, इसी हेडिंग के नीचे. ये दोनों को मिला के कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. सो नीचे लिखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन are together called Newton's first law of motion. इसी को दोनों को मिला के कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. मीनिंग क्या है? नो, मीनिंग क्या है? अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहना चाहता है, नहीं. अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है. यही रहा ना. इस डायग्रामेटिकली समझाता हूं, डायग्राम नहीं ना. लुक, यही रहा एक कार आर्ट रेस्ट. फॉर एग्जाम्पल एक कार आर्ट रेस्ट, और ये रहा एक साइकिल आर्ट रेस्ट. नाउ नाउ यही रहा एक साइकिल आर्ट रेस्ट. दोनों रेस्ट पर है, नहीं नहीं. अब ये दोनों में से किसका मास ज्यादा है देखना. इसका बड़ा एम लिख देता हूं, मोर मास. इसका छोटा एम लिख देता हूं, लेस मास, नहीं. अच्छा, किसके ऊपर फोर्स लगा के उसको हिलाना आसान है? किसको हिलाना इस पे आसान होगा? दोनों रेस्ट पर है. स्टार्ट करके नहीं, धक्का लगा के ऐसे ऐसे. कहां पे आसान होगा? इसको चलाना आसान होगा. हाँ, तो इसका क्या कम है इससे? इसका मास इससे कम है, इसको मुश्किल होगा. तो इससे क्या सीखा? किसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज्यादा है? किसका रेस्ट पे रहने की टेंडेंसी, किसका इच्छा ज्यादा है? इसी का. तो इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, नहीं. सो हाँ हाँ, ठीक है, नहीं. सो नीचे लिखो, ए कार आर्ट रेस्ट एंड ए साइकिल आर्ट रेस्ट. फॉर एग्जाम्पल ए कार आर्ट रेस्ट and a cycle at rest, then the car has more inertia of rest. And the cycle has less inertia of rest.
ठीक है, तो इससे कंक्लूजन क्या निकला? इनर्शिया ऑफ रेस्ट किसका ज्यादा होगा? ना जिसका मास ज्यादा है। किसका कम होगा? ना जिसका मास कम है। सो राइट ए नोट, inertia of rest depends on uh, depends on मास। मास के ऊपर डिपेंड करता है, यही सीखा नहीं? uh, अब सेम चीज को अलग ढंग से इनर्शिया ऑफ मोशन समझा रहा हूं एग्जांपल दे के। इनर्शिया ऑफ मोशन, अब ध्यान से मान लो यही कार अभी रेस्ट पे नहीं है, ये आगे जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर, ये भी आगे जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर। नहीं, थोड़ा कम कर देते हैं, कार नहीं अभी ट्रक ले लेते हैं, समझाना आसान होगा। यही रहा एक ट्रक, ठीक है। आ, ये ट्रक आगे जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर, और यही रहा एक साइकिल। नौ, यही रहा एक साइकिल। नौ, यही रहा एक साइकिल, ये भी आगे जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर, ये भी जा रहा है वो भी जा रहा है। नहीं, दोनों का स्पीड वेलोसिटी सेम है। अब इसी को पीछे से खींच के रोकना, इसको आसान होगा या इसको आसान होगा? ये तो रुक जाएगा, ये तो साथ ही खींच के ले जाएगा। यहां आसान हुआ क्योंकि इसका मास, ये तो सेम है, तो क्योंकि इसका मास कम है और इसका मास ज्यादा है। नहीं, अगर इसका स्पीड बढ़ाना है पीछे से धक्का लगा के, इसका स्पीड बढ़ाना है पीछे से धक्का लगा के, किसका स्पीड बढ़ाना आसान होगा? इसको धक्का मार देंगे बढ़ जाएगा, ये इसको बहुत मुश्किल होगा। तो फिर यहां पे चाहिए ज्यादा फोर्स, यहां पे चाहिए कम फोर्स, स्मॉल एफ। नहीं, ठीक है। सो नीचे लिखो, ए ट्रक एंड साइकिल moving with same velocity, with same velocity or same velocity, say 5 km/h, करके नीचे लिखो, it will be easier, आसान होगा, it will be easier to increase or decrease the velocity of the cycle but it will be difficult but it will be difficult but it will be difficult to increase or decrease the velocity of the truck. ठीक है, आपने खुद ही कहा। नहीं, तो इससे कंक्लूजन क्या निकला? तो किसका इनर्शिया ज्यादा है? इसका, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। सो कंक्लूजन रहा,
inertia of motion of torque is more, and inertia of motion of cycle is less. ठीक है, क्लियर? तो इससे कंक्लूजन, inertia of moving torque is more, inertia of a moving cycle is less. हाँ, डिपेंड्स ऑन मास। हाँ हाँ, दोनों दोनों इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड मोशन दोनों मास पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। नहीं, कहाँ पे फोर्स ज्यादा लगेगा वहां ज्यादा लगेगा ना, इसलिए बड़ा एफ लिख दिया। वहां कम लगेगा इसलिए छोटा एफ लिख दिया। याद रखना आसान होगा। ठीक है। तो यही रहा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट राइट न्यूटन्स न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नहीं लिख दिया, अंडरलाइन कर दिया। अब इसी को समझाने के लिए एक नया वर्ड समझाना पड़ेगा, मोमेंटम। इसी को समझाने के लिए तो पहले लिखो मोमेंटम। इसके लिए सिंबल है पी। इससे पहले वेक्टर क्वांटिटी बताया था। वेक्टर क्वांटिटी को कैसे बताते थे? ऐसे, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आगे लिखो, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया गया है? सिंबल रहा पी ना, मास इंटू वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी को प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई करोगे जो चीज है। नहीं? अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? नो, मास का यूनिट है किलोग्राम। वेलोसिटी का यूनिट क्या था? मीटर पर सेकंड, नहीं तो किलोमीटर पर आवर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो हुआ उसको कहते हैं मोमेंटम। नहीं? ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो हुआ उसको कहते हैं मोमेंटम। इसी का फिजिकल मीनिंग क्या है? लिखो, इसका फिजिकल मीनिंग रहा क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्वांटिटी ऑफ मोशन। अब न्यूटन लॉ समझाने के लिए ये समझाया मोमेंटम क्या है। नहीं? इसी को कहते हैं, देखो ना, अगर ये जीरो है तो जीरो इंटू दिस थिंग कितना हो गया? तो रेस्ट पर ही है, कोई क्वांटिटी ऑफ मोशन है ही नहीं, जा नहीं रहा। नहीं? इसीलिए कहा क्वांटिटी ऑफ मोशन। एक एग्जाम्पल दे देता हूं। नाउ नाउ लिख, नीचे लिखो एग्जाम्पल। मास इज इक्वल टू 15 kg, moving at v is equal to 10 मीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में 10 मीटर जा रहा है। तो मोमेंटम कितना होगा बोलो? मोमेंटम के लिए सिंबल था पी ना, क्या था? मास इंटू एम भी। हाँ, 15 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना हुआ? 150। 150 क्या बोलो? यूनिट केजी।
मीटर पर सेकंड। नहीं, मान लो ये एक साइकिल है, आप इसी स्पीड से चला रहे थे, ठीक है नहीं, इसका मोमेंटम रहा ये। अब क्या हुआ, आप चला रहे थे, आपके पीछे डगी पड़ गए, आपको भौंकने लगे, आपने पेडलिंग जोर से किया, साइकिल का मास तो उतना ही रहा जो ये एसी बढ़ गया, सपोज हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब मोमेंट, अब नाउ अब मोमेंटम क्या होगा बोलो? 15 × 20 र 300 kg, उतार लो। तो पहले ज्यादा था, अब ज्यादा है, अब ज्यादा है, ठीक है नहीं। अब समझ आएगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये बढ़ाने के लिए आपको पेडलिंग करना पड़ा, मीन्स आपने फोर्स लगाया उसके ऊपर, उधर को फोर्स लगा, ठीक है नहीं। अब न्यूटन समझ आएगा, अब समझ आएगा न्यूटन सेकंड लॉ। नीचे लिखो, लेट एम इज इक्वल टू मास ऑफ ए बॉडी। ये तो इसे न्यूमेरिकल समझाने के लिए कर दिया। उसके नीचे लिखो यू, यहां पे मैंने लिया था 10, इसके लिए सिंबल यूज किया था वी। यू इट्स इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है नहीं। देयरफॉर इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम कितना होगा बोलो? मोमेंटम क्या होता था? मास इंटू वेलोसिटी, एम इंटू यू। मोमेंटम के लिए सिंबल क्या था? तो इसको लिख देता हूं, P1 इज इक्वल टू एम यू, इक्वेशन 1। ठीक है। अब जैसे अपने स्पीड बढ़ाया था तो मोमेंटम बढ़ा, अगर स्पीड कम करोगे मोमेंटम कम होगा। ना नीचे लिखो, लेट v इज इक्वल टू इट्स फाइनल वेलोसिटी in the same direction, जिस डायरेक्शन में जा रहा था। नाउ मोमेंटम कितना होगा फिर बोलो? मोमेंटम एम भी होगा, इसी को P2 कह देता हूं। आपने अगर स्पीड बढ़ाया है तो फिर भी ये इससे ज्यादा होगा, अगर कम किया है तो फिर ये इससे कम होगा। तो नीचे लिखो, लेट v इज ग्रेटर देन यू, ये जो बात बोला वेलोसिटी है इससे ज्यादा है। वेलोसिटी को बढ़ाया, मास तो साइकिल का पहले यू था, अभी v है, जैसे उधर पहले 10 था 20 किया, ऐसे। देयरफॉर इंक्रीज इन मोमेंटम बोलो कितना हुआ? देयरफॉर इंक्रीज इन मोमेंटम बोलो कितना होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, कितना हुआ? ये हुआ सर P2 माइनस P1, P2 की जगह यही लिखूंगा, MV माइनस MU, यही रहा चेंज इन मोमेंटम। वो कर लो, बाद निकालो, ठीक है, वेरी गुड, V माइनस U, ठीक है। इतना रहा चेंज इन मोमेंटम। इतना करने के लिए पहले जो वेलोसिटी यू था वो साथ के साथ तो नहीं भी हो गया, कुछ टाइम लगा होगा। स्पीडोमीटर का सुई 10 से 40 तक लेने में कुछ टाइम तो लगेगा। लेट टी इज इक्वल टू
टाइम फॉर दिस चेंज, टी टाइम में इतना चेंज हुआ। टी इज द टाइम फॉर दिस चेंज। यस यस, फ्रॉम यू टू भी। देखो यहीं पे लिखा है 15 पेन का दाम मान लो 40 रुपये, एक का कितना होगा? 40/15 ही होगा। टी टाइम में कितना चेंज हुआ? टी टाइम में इतना ही चेंज हुआ। जैसे यहां पे सिखाया इतने का इतना है तो एक का कितना होगा, यहां से यहां कैसे आया, इसी को 15 से डिवाइड करके। अब यूनिट टाइम में कितना होगा, यहां से यहां कैसे आया, इसी को टी से डिवाइड करके, तो इसको भी टी से डिवाइड करो। ठीक, ऊपर जो लिखा है क्या लिखा है देखना, ये चेंज इन मोमेंटम, नीचे क्या लिखा है टाइम, ये लिखा है ना। नाउ नीचे लिखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, according to Newton's second law of motion, the force is करके नीचे लिखो, फोर्स के लिए सिंबल एफ था ना, द फोर्स इज करके नीचे लिखो एफ प्रोपोर्शनल टू दिस। ठीक है नहीं। नाउ यहीं पे रहा अंडरस्टैंडिंग, ये टी को सिर्फ इसी के नीचे लिखा, इतना पार्ट ये क्या लिखा है, v माइनस यू बाई टी, इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। सो एफ प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन के लिए सिंबल रहा ए, एम ए। ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एम ए। ठीक है, नीचे लिखो इफ के इज इक्वल टू 1, देखो यहां के की जगह लिखा 1 इंटू एम ए हो गया, देयर फोर एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यही रहा सेकंड लॉ का फाइनल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हर चीज का यूनिट है, बाजार में तो नहीं जाओ जाके कहोगे कि मेरे को 5 देना, बताना पड़ेगा 5 क्या, 5 टमाटो देना, 5 किलो देना, 5 ग्राम देना, क्या देना। अब इसका यूनिट क्या है, नीचे लिखो यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ फोर्स। नाउ इन एसआई सिस्टम, इसका मीनिंग है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स, स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स। नाउ नीचे लिखो वी नो एफ इज इक्वल टू एम ए, नहीं, मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, एक्सेलरेशन 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर, मीनिंग समझाऊंगा, अगर ये इतना है एक्सेलरेशन नहीं है, देन इसी को कहते हैं 1 न्यूटन।
मीनिंग समझा देता हूं। इसका मीनिंग, इसका मीनिंग इसका मीनिंग समझाता हूं। आगे लिखो मीनिंग। इफ ए मास ऑफ 1 kg, if a mass of 1 kilogram is moving with acceleration 1 meter per second square, then the force acting on it is 1 Newton. ठीक है। ये तो आप जब स्टूडेंट्स को समझाओगे 1 kg तो समझ आ जाएगा, वो पूछेंगे ये क्या है। तो नीचे लिखो मीनिंग ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मीनिंग जो कि एक्सेलरेशन है, मीनिंग ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मीनिंग लिखवाता हूं कि आफ्टर एवरी 1 सेकेंड, इसका मीनिंग, इट्स मीनिंग इज आफ्टर एवरी 1 सेकेंड the velocity is increasing by 1 meter per second. After every 1 second, the velocity is increasing by 1 meter per second. मीनिंग क्या है? मान लो पहले सुई 5 पर था, 1 सेकंड के बाद एक बढ़ के 6 पे आ जाएगा, फिर 1 सेकंड के बाद 7 पे आ जाएगा, फिर 1 सेकंड के बाद 8 पे आ जाएगा, फिर एक सेकंड, ये रहा उसका मीनिंग। मीटर पर सेकंड था इतना, 5 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड के बाद 6, फिर 1 सेकंड के बाद 7, 8, 9, ऐसे ही, फिर 1 सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड, ये रहा इसका मीनिंग। ठीक है, क्लियर? ये हो गया। नहीं, अभी अभी डेफिनेशन लिख देते हैं, अभी हो गया ना, यही चीज रहा ना, इसी को इंग्लिश में लिख देते हैं, वही रहा डेफिनेशन। नीचे लिखो डेफिनेशन। ना लिख, ये लाइन के, लिख, ये लाइन के नीचे अगर सिर्फ अकेला टी है, उसी को इंग्लिश में पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज। ये लाइन के नीचे नीचे सिर्फ अकेला टी हो और कुछ ना हो, इसके लाइन के ऊपर क्या है? ये क्या था? मोमेंटम था ना, मास। ये ऐसे ही आया था ना, आपने कहा ना कि एम को बाहर निकाल दो, एम को बाहर ना निकलोगे, यही था ना। और ये क्या था देखना, चेंज इन मोमेंटम नहीं। तो लिखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is proportional to the force applied. The force applied on the body. On the body, जिस बॉडी के कर चेंज मोमेंटम कर रहे हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। ये हो गया। फिर 1 न्यूटन कितना हो गया ना, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक अनदर यूनिट है इन सीजीएस सिस्टम, ये 1 किलो नहीं है, 1 ग्राम है, कम है। ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। देन दिस इज कॉल्ड 1 डाइन, DYNE, डाइन। अब इसका डेफिनेशन समझा दूं, नीचे लिख देता हूं। नीचे लिखो इफ 1 ग्राम मास
is increasing or decreasing its velocity with acceleration 1 centimeter per second square, then the force acting on it is 1 dyne. ठीक है? Clear? Now, then relation, next, right? A relation between a Newton and a dyne. Relation between Newton and dyne. नीचे लिखो वी नो, अभी अभी लिखा था 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे ही लिखा था, अभी समझाया था नहीं? लुक, किलोग्राम, 1 किलोग्राम कितना ग्राम होता है? ग्राम। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है। सेकंड तो सेकंड ही रहा, सेकंड स्क्वायर। ये 1000 को 100 से मल्टीप्लाई किया, कितने जीरो आ गए? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को मैथमेटिक्स में ऐसे लिखते हैं 10⁵ नहीं? ठीक है। अब थोड़ी देर पहले देखो ये लिखा था, ये क्या था? 1 डाइन, तो इतना डाइन हो गया। सो 1 न्यूटन इज दिस मेनी डाइन्स। ठीक है, क्लियर? अब कल का काम चल जाएगा इससे, बस। हाँ, जब आपका जब आपका फोन आया था उसके बाद ही घर से फोन आया 10, फिर मैं कुछ लेना था, फिर मैं कहा हाँ ठीक, ठीक है।